Hello everyone. This is today's session of the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is analyzing the gender budget of 2024-25. The second issue is on the controversy over lateral entry into the civil services. The third issue is moving the spotlight to grassroots democracy. And the fourth issue is why the union government banned 156 irrational fixed dose combinations. So let's discuss all the issues. Analyzing the gender budget of 2024-25. Body issue. Womanly development remains at the core of announcement made by the finance minister in the year's budget. इस ईयर का जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था उसका जो कोर था वो वुमेन लीड डेवलपमेंट था. दिस कमिटमेंट टू वुमेन एम्पावरमेंट was reflected in budget allocation to pro-women programs as reported by the gender budget statement. जेंडर बजट स्टेटमेंट को अगर इवेल्युएट किया जाता है तो उसमें प्रो वुमेन प्रोग्राम के लिए जो बजट एलोकेशन किया गया था वो बजट एलोकेशन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट कमिटमेंट है. The gender budget reached 1% of GDP estimate in 24-25 for the first time, and overall allocation currently stand at more than rupees 3 lakh crore for pro-women program. 2024-25 में जो जेंडर बजट रीच हुआ है वो 1% ऑफ जीडीपी तक रीच हुआ है और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जीडीपी का 1% बजट का प्रोविजन जेंडर बजट में किया गया है. और प्रो वुमेन प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो ओवरऑल इसमें 3 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है. व्हाट इज द रीजन फॉर द इंक्रीज. अभी जो ये बजट इंक्रीज हुआ है जेंडर बजट के अंदर इसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं. द जेंडर बजट स्टेटमेंट सिंस इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2005-6 consistently reported an average share of 5% of the total budgetary allocations with marginal ups and downs. This year is special as the share of allocation to pro-women schemes stand at approximately 6.8% of the total budget expenditure for 24-25, which is way above the usual trends and mark a positive departure from status quo. जेंडर बजट फर्स्ट टाइम 2005-6 में इंट्रोड्यूस किया गया था. तब से लेकर कंटिन्यू अब तक ये टोटल बजट एलोकेशन का 5% तक जेंडर बजट में एलोकेशन किया गया है. बट फर्स्ट टाइम 2024-25 बजट के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि जेंडर बजट के लिए ओवरऑल बजट का 6.8% प्रोविजन किया गया है. द इंक्रीज इन जेंडर बजट एलोकेशंस आर ड्राइवर बाय टू फैक्टर्स. जेंडर बजट एलोकेशन में जो इंक्रीज हुआ है इन दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर उसके टू ड्राइवर फैक्टर्स देखे जा सकते हैं. A part of this increase has been on account of the newly included Part C, a third part in the gender budget statement that report pro-women schemes with less than 30% provisioning for women. The PM Kisan scheme in the agriculture sector has been reported in Part C with an outlay of rupees 15,000 crore. This is 25% of the total outlay of the program. अभी जो ये जेंडर बजट में इस ईयर इंक्रीज किया गया है इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो न्यूली इंक्लूडेड पार्ट सी जो कि थर्ड पार्ट के रूप में इसको इंक्लूड किया गया है. इससे पहले जेंडर बजट में पार्ट ए और बी होता था. इस बार पार्ट सी भी ऐड कर दिया गया है और पीएम किसान स्कीम को पार्ट सी के अंदर ही यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है जिसके लिए 15,000 करोड़ का जो बजट आउटले है वो स्पेशली वुमेन के लिए यहाँ पर फिक्स किया गया है. द सेकेंड फैक्टर ड्राइविंग द ओवरऑल इंक्रीज इज द इंक्रीमेंट इन पार्ट ए ऑफ द जीबीएस. अब पार्ट ए रिपोर्ट एक्सपेंडिचर इन स्कीम विद 100% एलोकेशन फॉर वुमेन. सेकेंड फैक्टर की अगर बात की जाए जेंडर बजट में इंक्रीज होने का जो सेकेंड फैक्टर है और वो पार्ट ए के अंदर इंक्रीमेंट भी है. पार्ट ए के अंदर वुमेन के लिए 100% एलोकेशन किया जाता है. कुछ स्कीम ऐसी होती है जिनमें गवर्नमेंट को 100% एलोकेशन वुमेन के लिए किया जाता है. व्हाट इज पार्ट ए बी एंड सी इन जेंडर बजटिंग स्कीम. जेंडर बजटिंग स्कीम के अंदर पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी
क्या है? इंडिया जेंडर बजटिंग स्कीम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. पार्ट ए ऑफ द जेंडर बजट इनकम्पास स्कीम विद 100% रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर वुमेन. पार्ट ए के अंदर 100% रीडिस्ट्रीब्यूशन वुमेन के लिए किया जाता है. इसके अंदर कुछ स्कीम जैसे कि विडो प्रोविडेंट फंड, गर्ल्स अकोमोडेशन स्कीम, प्रेगनेंसी बेनिफिट स्कीम, इन स्कीम के अंडर वुमेन को 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फंड का. एंड पार्ट भी इंक्लूड मेथड विद एट लीस्ट 30% एलोकेशन फॉर वुमेन सच एज द मिड डे मील प्रोग्राम, रूरल अल्टरनेटिव लाइवलीहुड मिशन एंड बायोगैस इनिशिएटिव. कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जहां पर वुमेन को 30% एलोकेशन किया जाता है, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम है, रूरल अल्टरनेटिव लाइवलीहुड मिशन एंड बायोगैस इनिशिएटिव. Newly included Part C, a third part in the gender budget statement that reports pro-women schemes with less than 30% provisioning for women. जो थर्ड पार्ट जेंडर बजट के अंदर इंक्लूड किया गया है वो पार्ट सी के तौर पर इंक्लूड किया गया है. हैव देयर बीन अदर इंस्टेंसेस ऑफ ओवर रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग? क्या अदर स्कीम के अंडर भी बजट को इंक्रीज किया गया है या डिक्रीज किया गया है? नंबर वन, ओवर रिपोर्टिंग में ऑल्सो बी फाउंड इन अदर instances such as PM Employment Generation Program PMEGP, which aims to assist entrepreneur in setting up micro businesses in the non-farm sector. PM Employment Generation Program जो कि नॉन फार्म सेक्टर में माइक्रो बिजनेस को सेटअप करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है. इट मीन्स इसका जो मेन टारगेट है वो माइक्रो बिजनेस को सेटअप करने के लिए असिस्ट करना है. स्पेशली नॉन फार्म सेक्टर इसमें इंक्लूड होगा. द जीबीएस रिपोर्टेड एन एलोकेशन ऑफ ₹920 crore और 40% ऑफ द टोटल एलोकेशन टू PMEGP विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्सप्लेनेशन फॉर सच रिपोर्टिंग. जेंडर बजट स्टेटमेंट के अंदर ओवरऑल जितना बजट एलोकेट किया गया है उसका 40%, इट मीन्स 920 करोड़ रुपीज का जो एलोकेशन किया गया है वो PMEGP के लिए, इट मीन्स PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए प्रोविजन किया गया है. जेंडर बजट स्टेटमेंट के लिए ओवरऑल जो फंडिंग किया गया है वो 3 लाख करोड़ के आसपास है और इस 3 लाख करोड़ में से 40% बजट का जो एलोकेशन किया गया है वो PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए किया गया है. Number two, this year for the first time the entire allocation to the National Rural Livelihood Mission is reflected in Part A of Gender Budget Statement, indicating that 100% of its outlay is dedicated to women and girls, which is technically correct and should have been done earlier. इस ईयर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए जो एलोकेशन किया गया है वो पार्ट ए में इसको इंक्लूड किया गया है. पार्ट ए में अगर इसको इंक्लूड कर दिया जाता है तो इसका मीनिंग ये होगा कि 100% इसका जो आउटले है वो वुमेन एंड गर्ल्स के लिए किया गया है, जो कि टेक्निकली करेक्ट है और बहुत पहले ऐसा हो जाना चाहिए था. इट मीन्स नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को पहली बार पार्ट ए के अंदर इंक्लूड करके वुमेन और गर्ल्स को यहाँ पर जो आउटले है उसको डेडिकेट किया गया है. Number 3, GBS this year has also correctly reported increased allocation for the Ministry of Electronics and IT. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर भी एलोकेशन को इंक्रीज किया गया है और इसके अंडर वुमेन्स जो भी वर्किंग है उनको प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं. स्पेशली इन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा. Number 4, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, which has the third highest allocation among scheme for women in the GBS. जेंडर बजट स्टेटमेंट के अंदर वुमेन के लिए जो स्कीम्स हैं उनमें से थर्ड नंबर पर हाईएस्ट एलोकेशन जो किया गया है वो मनरेगा के अंदर किया गया है. इट्स currently reported under Part B with ₹28,888 crore, which is 33% of its total outlay. और इसको यहाँ पर मनरेगा को पार्ट बी के अंदर रखा गया है.
It is important to note that women constitute 59.3% of all persons day under Manrega as of December 2023 and should have received commensurate wages from the total Manrega budget, yet only 33.6% get reflected in the gender budget statement. टोटल मनरेगा के अंदर जो वर्किंग डेज हैं उन वर्किंग डेज का 59.3% वुमेन का रोल है और इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वुमेन को जो वेजेज में उनका शेयर है वो भी इंक्रीज होना चाहिए, बट अभी करंट में अगर देखा जाए तो ओनली 33.6% इनके लिए प्रोविजन किया गया है टोटल मनी का। Conclusion. Efforts to improve the quality of GBS is evident, but there is still a long way to go. जेंडर बजट स्टेटमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए गए हैं और इस बजट के अंदर ये शो भी हुआ है, बट अभी बहुत कुछ करना जरूरी है। देयर इज अ नीड टू इंक्रीज एक्चुअल स्पेंडिंग फॉर वुमेन इन ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दैट आर वेल प्लान एंड डिजाइंड टू इंक्लूड वुमेन्स नीड फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। वुमेन जो कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू जिन्हें प्रॉफिट मिलता है उनका स्पेंडिंग और भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग इज अ पावरफुल टूल टू क्लोज द जेंडर गैप इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में जेंडर गैप को क्लोज करने के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग एक पावरफुल टूल हो सकता है। ऑन द कंट्रोवर्सी ओवर लेटरल एंट्री इनटू द सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री को लेकर कंट्रोवर्सी लास्ट कुछ डेज से चल रहा है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इशू? द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैड विड्रॉन its advertisement pertaining to lateral recruitment for 45 posts of joint secretary, directors and deputy secretaries in the government। कुछ डेज पहले यूपीएससी के द्वारा जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के लिए 45 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और उसको वापस ले लिया गया है। दिस फॉलो ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय कोलिशन पार्टनर्स एंड द ओपोजिशन एज वेल एज द इंटरवेंशन ऑफ द This follow objections raised by coalition partners and the opposition as well as the intervention of the Prime Minister's office about the need for reservation in such lateral recruitment। coalition partner जो भी एनडीए के coalition partner थे उनकी तरफ से कुछ objections रेज होते हैं, opposition parties की तरफ से कुछ objections रेज होते हैं, यहाँ तक कि पीएमओ के इंटरवेंशन के बाद इसको वापस लेना पड़ता है यूपीएससी को। इनका सबका डिमांड ये होता है कि लेटरल रिक्रूटमेंट जो किए जाते हैं वहाँ भी रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना चाहिए। व्हाट इज मेरिट वर्सेस स्पॉइल सिस्टम? मेरिट बेस पर जो सिलेक्शन होते हैं और इस तरह से लेटरल एंट्री के थ्रू जो सिलेक्शन होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है? मेरिट सिस्टम entails appointment to government post after a rigorous selection process by an independent authority। मेरिट सिस्टम में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के द्वारा गवर्नमेंट पोस्ट पर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं और इसके लिए राइगोरस सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इन इंडिया दिस कमेंस्ड इन द ईयर 1858 व्हेन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन सिविल सर्विस टू सेलेक्ट ऑफिसर्स फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री। कंट्री को एडमिनिस्ट्रिंग करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर इंडियन सिविल सर्विसेज कमेंस किया था 1858 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस द यूपीएससी कंडक्ट एग्जाम टू सेलेक्ट ऑफिसर्स फॉर आईएएस, आईपीएस एंड अदर सेंट्रल सर्विसेज। द मेरिट सिस्टम इज एम्ड एट बिल्डिंग कैरियर ब्यूरोक्रेट्स who are expected to function without any political leaning and provide independent advice to incumbent political executive। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में यूपीएससी के द्वारा आईएएस, आईपीएस एंड अदर सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती रही है। और ये जो मेरिट सिस्टम होता है ये मेरिट सिस्टम कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स का जो सिलेक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है और जितने भी इसके थ्रू ऑफिसर्स सेलेक्ट किए जाते हैं वो विदाउट एनी पॉलिटिकल लीनिंग फंक्शंस कर सकते हैं
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अपना इंडिपेंडेंट एडवाइस प्रोवाइड कराने का इनका वर्क होता है। द स्पॉइल सिस्टम ऑन द अदर हैंड वर्क ऑन द एजेस टू द विक्टर बिलोंग टू द स्पॉइल। स्पॉइल सिस्टम जो होता है वो एक डिक्टेट के तौर पर होता है, जिसमें टू दी विक्टर बिलोंग टू स्पॉइल, लूट का माल विक्टर का होता है, कुछ इस तरह का यहाँ पर एक कहावत है। ये स्पॉइल सिस्टम में ऐसा होता है। इट इज अ सिस्टम वेयर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपॉइंट इट्स सपोर्टर्स टू वेरियस पोस्ट इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के वेरियस पोस्ट पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपने सपोर्टर को इस सिस्टम के अकॉर्डिंग रिक्रूट कर लेते हैं। इट हैज़ its origin in US and continued until 1883 when it was replaced largely by a merit system। सबसे पहले यूएस के अंदर ये स्पॉइल सिस्टम यहाँ पर चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था 1883 तक। उसके बाद मेरिट सिस्टम वहाँ भी लॉन्च कर दिया गया। एट प्रेजेंट आउट ऑफ मोर देन 2.8 मिलियन फेडरल गवर्नमेंट पोस्ट, ओनली अराउंड 4000 सीनियर पोस्ट आर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। करंट में फेडरल गवर्नमेंट में 28 लाख पोस्ट हैं, जिनमें से 4000 सीनियर पोस्ट ऐसी हैं जिनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। व्हाट इज लेटरल एंट्री? आईएएस एंड अदर सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स with more than 15 years of experience are generally posted as joint secretary to head various department। वेरियस डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट किया जाता है। और ये जॉइंट सेक्रेटरी कोई भी आईएएस ऑफिसर या सेंट्रल सर्विस ऑफिसर 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद ही इसको ये ऑफिस दिया जाता है। इट इज अ कटिंग एज पोस्ट वेयर द ऑफिसर्स प्रिपेयर कैबिनेट नोट्स, हैंडल पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, कनेक्ट विद ऑफिसर्स ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। जॉइंट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो एक कटिंग एज पोस्ट है, जहाँ पर ऑफिसर जो होते हैं वो कैबिनेट्स नोट प्रिपेयर करते हैं, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, मिनिस्ट्रीज के जो अदर ऑफिसर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो अदर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ इनको कनेक्ट रहना पड़ता है। लेटरल एंट्री इज व्हेन एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड एकेडमिया are appointed to senior and middle management post in the government। lateral entry के थ्रू प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से और एकेडमिया से सीनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ lateral entrants who were technocrats being appointed at secretary level post since independence। इंडिपेंडेंस के बाद मैंने टेक्नोक्रेट्स को लेटरल एंट्री के तौर पर रिक्रूट किया गया है। नोटेबल एग्जांपल्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इकोनॉमिस्ट मोंटेक सिंह आलूवालिया, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन। ये वो पर्सनस हैं जिन्हें लेटरल एंट्री के थ्रू इलेक्ट किया गया है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को भी इसके थ्रू इलेक्ट किया गया था, और इकोनॉमिस्ट मोंटेक सिंह आलूवालिया, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन को भी यहाँ पर इस तरह से रिक्रूट किया गया था। द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2005 एंड द नीति आयोग इन 2017 had also recommended lateral entrant to bring specialized knowledge and skill into governance। गवर्नेंस में स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल के लिए 2017 में नीति आयोग ने और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में इन्होंने भी रिकमेंड किया था कि लेटरल एंट्री के थ्रू स्पेशलाइज नॉलेज वाले पर्सन को, स्किल्ड पर्सन को यहाँ पर एंट्री दिया जाना चाहिए। व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स? लेटरल एंट्री के थ्रू अगर ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं तो इसके क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स होंगे? Lateral entry have some benefits। First, it bring a much needed specialization for special areas of governance like emerging technologies, semiconductors, climate change, digital economy, cyber security। गवर्नेंस के स्पेशल एरियाज के लिए कुछ स्पेशलाइजेशन की नीड होती है, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए एक स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, सेमीकंडक्टर के लिए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, क्लाइमेट चेंज और डिजिटल इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी, ये वो एरियाज हैं गवर्नेंस के जिनको डील करने के लिए स्पेशलाइज पर्सन की ज़रूरत होती है। सेकंड, इट रिजल्ट इन इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश आइडियाज फ्रॉम एक्सपर्ट टू रीइन्विगोरेट द सिस्टम। सिस्टम को रीइन्विगोरेट करने के लिए एक्सपर्ट का अगर यहाँ पर इन्फ्यूजन होगा तो इससे फ्रेश आइडिया आएंगे।
Third, it also has the potential of making career bureaucrats more responsive, thereby bringing in a positive change. ब्रोकरेट्स के अंदर यहाँ पर एक पोटेंशियल पैदा होगा और एक रिस्पॉन्सिव नेज भी यहाँ पर पैदा होगी. However, it has its own set of significant limitations. इसकी कुछ limitations भी हैं. The domain expertise and specialization of IAS officers is their field experience that is hard to match by the outside entrance. IAS ऑफिसर का जो डोमेन एक्सपर्टाइज एंड स्पेशलाइजेशन होता है वो फिक्स एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है और वो आउटसाइड एंट्रेंस के साथ मैच करना उसको डिफिकल्ट होगा. देयर कैन बी कोऑर्डिनेशन इश्यूज विद कैरियर ब्रोकर्स. इट मे आल्सो रिजल्ट इन ओपेकनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद इन हायरिंग रिक्रूट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर से अगर इस तरह से रिक्रूटमेंट किए जाएंगे तो इससे ओपेकनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकते हैं. व्हाट कैन बी वे फॉरवर्ड? Notable lateral entrants in the past have been appointees at the secretary level, which is the highest position in the government department. Government department में जो highest post होती है वो secretary level होती है. Secretary level पर पहले भी appointment किए जा चुके हैं. At this level, the lateral entrant will be capable of influencing policy decisions. Their performance will also be subjected to greater scrutiny. पॉलिसी डिसीजन इस तरह से अगर लेटरल एंट्री के थ्रू सेक्रेटरी डिपार्टमेंट तक अगर सेक्रेटरी लेवल तक लेटरल एंट्री के थ्रू लेटरल एंट्रेंट पहुंचेंगे तो इससे पॉलिसी डिसीजंस अफेक्ट होंगे. इनका जो परफॉर्मेंस होगा उसको ग्रेटर स्क्रूटनी करने की जरूरत होगी. इवन इफ अपॉइंटमेंट्स आर टू बी मेड एट मोर ऑपरेशनल लेवल ऑफ joint secretary, director and deputy secretary post, it should be in line with public policy. पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड डिप्टी सेक्रेटरी के जो पोस्ट हैं उन पर अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए. हैंस अपॉइंटमेंट एट दिस लेवल शुड विद टेक्निकल कंपिटेंस विद रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस. देयरफॉर द इंटरवेंशन फ्रॉम द पीएमओ इन रिसेंट एपिसोड इज वेलकम. जो भी अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं लेटरल एंट्री के थ्रू उन अपॉइंटमेंट में भी रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस का जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है उसको फॉलो करना चाहिए. और पीएमओ का जो ये इंटरवेंशन अभी करंट में था ये एक मोस्ट वेलकमिंग स्टेप है. नेक्स्ट इशू इज रिलेटेड टू ग्रास रूट डेमोक्रेसी. एम्पावरिंग एंड रिफॉर्मिंग द स्टेट इलेक्शन कमीशन आर क्रूशियल स्टेप. Body issue. The Election Commission of India, with its track record of conducting free and fair election on time to Parliament and district legislature, has emerged as one of the independent India's most credible institutions. Election Commission of India ने फ्रीडम से लेकर अब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए ऑन टाइम कराए हैं और ये एक इंडिपेंडेंट इंडिया मोस्ट क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये एक इमर्ज हुआ है. Yet there are 34 state election commissions that need serious attention and strengthening. 34 स्टेट इलेक्शन कमीशंस और भी हैं इंडिया के अंदर जिन्हें सीरियस अटेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है. सिस्टमेटिक डिसएम्पावरमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशंस. स्टेट इलेक्शन कमीशंस को डिसएम्पावरमेंट किया जा रहा है. The state election commissions were brought into existence by Article 243K and 243ZA of the Constitution, introduced by the 73rd and 74th Amendment in 1993, which vested them with the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral roll for and conduct of all elections to Panchayat and urban local government. State Election Commission आर्टिकल 243K एंड 243ZA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको इस्टेब्लिश किया गया था. इसके लिए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए थे. इसको स्पेशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो सुपरिटेंडेंट, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी. साथ में पंचायत एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए टाइमली इलेक्शन कंडक्ट कराना इसका स्पेशल वर्क है. In reality, state election commissions are increasingly empowered and
इन सर्टेन केसेस इवन इन लिटिगेशन विद दियर स्टेट गवर्नमेंट। करंट में स्टेट इलेक्शन कमीशंस को डिसएम्पावर कर दिया गया है, और इसके लिए सर्टेन केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इवन इन लिटिगेशन विद दियर स्टेट गवर्नमेंट में भी इसको डिसएम्पावर किया गया है। अब यहाँ पर कुछ केस देखेंगे कि किस तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन को डिसएम्पावर किया गया है। वो लिटिगेशन का मैटर भी हो सकता है या अदर मैटर भी हो सकता है। नंबर वन, इन अ रिसेंट केस द कर्नाटक स्टेट इलेक्शन कमीशन फाइल्ड अ कंटेम्प्ट पिटिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक फॉर reneging on its commitment to the High Court in response to an earlier petition filed by the State Election Commission to allow it to proceed with the delimitation of Panchayati Raj institutions and conduct elections, already delayed by over 3.5 years। ये कर्नाटक स्टेट इलेक्शन कमीशन वर्सेस गवर्नमेंट का ये यहाँ पर एक केस है। कर्नाटक स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन डाला था जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के डिलिमिटेशन के लिए और इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए वहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी। कर्नाटक गवर्नमेंट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के साथ ये प्रॉमिस किया कि वो कुछ वीक के अंदर अपना नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग रिलीज कर देगी, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अगेन कर्नाटक स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट पिटिशन कोर्ट के अंदर फाइल किया। द कर्नाटक गवर्नमेंट हैड एश्योर्ड द हाई कोर्ट इन December 2023 that it would publish the delimitation and reservation detail within 2 weeks to enable the state election commission to conduct election। कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को एश्योर किया था दिसंबर 2023 में कि वो डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन से रिलेटेड डिटेल पब्लिश कर देगा विद इन 2 वीक, और इसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करा सकता है। Number two, in another set of cases filed by the Andhra Pradesh State Election Commission and several others in 2022, the Supreme Court struck down an ordinance of the Andhra Pradesh which hindered elections to the Panchayati Raj institutions। आंध्र प्रदेश के अंदर एक ऐसा ऑर्डिनेंस इशू किया गया था जिसकी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस हिंडर हो रहे थे। इसके अगेंस्ट आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डिनेंस को स्ट्रक डाउन कर दिया। ये भी एक केस है जहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन को हिंडर किया जा रहा था। नंबर थ्री, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट by the CAG of India across 18 states, so that 1,560 out of 2,240 urban local government did not have an elected council at the time of the CAG audit। CAG का यहाँ पर ऑडिट कुछ स्टेट के अंदर अबाउट 18 स्टेट के अंदर किया गया था, जिनमें 2,240 अर्बन लोकल गवर्नमेंट में ओनली 1,560 इट मीन 70% लोकल गवर्नमेंट ऐसी थी जिन्होंने इलेक्टेड काउंसिल इस्टेब्लिश नहीं की थी। इट मीन्स 1,560 अर्बन लोकल गवर्नमेंट में इलेक्टेड काउंसिल इस्टेब्लिश नहीं की गई थी, यानी 70% अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर अभी तक कोई भी इलेक्टेड काउंसिल यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं की गई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन को डिसएम्पावरमेंट करने से रिलेटेड है। द CAG in its Karnataka report observed that the disempowerment of state election commissions became cause for delay in on-time elections। कर्नाटक की जो CAG की रिपोर्ट थी उसमें ये सामने आया है कि इलेक्शंस में डिले इसलिए भी होता है क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन को काफ़ी हद तक डिसएम्पावरमेंट किया गया है। Such a delay undermine local governments and erode the trust of citizens in these important public institutions। इस तरह के अगर डिले होते हैं तो ये लोकल गवर्नमेंट को अंडरमाइन करता है और साथ में जो सिटीजन का ट्रस्ट है इलेक्शन कमीशन के प्रति वो भी कहीं ना कहीं अंडरमाइन होता है। नंबर फोर, जानगार्था एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया स्टडी systems 2023 so that only 11 out of 34 state and UT have empowered state election commission to conduct ward delimitation। एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि 34 स्टेट एंड यूटी में से ओनली 11 ऐसे स्टेट यूटी हैं जिन्होंने
स्टेट इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया है स्पेशली वार्ड डिलिमिटेशन कराने के लिए। इट मीन्स 34 में से ओनली 11 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन को वार्ड डिलिमिटेशन करने की पावर दी हुई है। दिस स्टेट एंड यूटीज नेमली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, लद्दाख, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल अकाउंट फॉर ओनली 35% इंडियाज पॉपुलेशन एज इन द 2011 सेंसस। ये वो स्टेट हैं जहाँ पर इंडिया की 35% पॉपुलेशन रहती है। इन स्टेट और यूटी के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन को वार्ड लिमिटेशन कराने की पावर मिली हुई है, बाकी स्टेट और यूटी में इसको ये पावर नहीं मिली है। रेगुलर एंड फेयर इलेक्शंस टू थर्ड टायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पर मिसिंग हो गया है। रेगुलर एंड फेयर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट आर क्रूशियल फॉर मीनिंगफुल ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड इंश्योरिंग इफेक्टिव फर्स्ट मील सर्विस डिलीवरी इन द सिटीज एंड द विलेज ऑफ द कंट्री। मीनिंगफुल ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए रेगुलर एंड फेयर इलेक्शंस लोकल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ताकि सर्विस डिलीवरी को इंश्योर किया जा सके कंट्री को ऑल विलेजेस तक। द रिक्वायरमेंट टू कंडक्ट इलेक्शंस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5-year टर्म ऑफ इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड मस्ट बी एज सैक्रोसैंक्ट एज द इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड विधानसभा। लोकल बॉडी के लिए जो इलेक्शन होने चाहिए वो उसी तरह से होने चाहिए जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा को सैक्रोसैंक्ट मानकर किया जाता है, और 5-year टर्म कंप्लीट होने से पहले ही, एक्सपायर होने से पहले ही कंडक्ट करा देना चाहिए इलेक्शन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। टू इंश्योर दिस स्टेट इलेक्शन कमीशन मस्ट बी फुल्ली एम्पावर्ड ऑन ऑल मैटर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस सेम एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के मैटर पर स्टेट इलेक्शन कमीशंस को फुल्ली एम्पावर किया जाना चाहिए। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर किया गया उसी तरह से सेम उसी टाइप की पावर स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी स्टेट के अंदर दी जानी चाहिए। द फॉलोइंग रिफॉर्म्स आर अ मस्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंजेस। स्टेट इलेक्शन कमीशंस को एम्पावर करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। देयर इज अ नीड टू ब्रिंग स्टेट इलेक्शन कमीशंस इक्वल टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपॉइंटमेंट। पहला स्टेप, स्टेट इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरह ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस दिया जाना चाहिए, स्पेशली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। देयर इज नीड टू 3-member state election commissions which should be appointed by a committee that comprises the chief minister, leader of opposition and the legislative assembly and the chief justice of high court। अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर के द्वारा होता है, बट यहाँ पर ये रिकमेंड किया गया है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर 3-member कमीशन होना चाहिए, जिनमें जो ये अपॉइंट किए जाएंगे मेंबर, इसके 3 member एक अपॉइंटमेंट कमेटी होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट कमेटी में चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। सेकंड, द डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड बाउंड्रीज एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मस्ट बी मैंडेटेड ओनली एट फिक्स्ड इंटरवल्स से once in 10 years। The absence of this check can lead to state governments acting arbitrarily, causing undue delay in elections to local government। वार्ड बाउंड्रीज का जो डिलिमिटेशन है और रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी डिलिमिटेशन कराए जाते हैं उनके लिए एक फिक्स टाइम होना चाहिए, और 10 year के टाइम के लिए यहाँ पर रिकमेंड किया गया है। और अगर इस तरह का नहीं होता है डिलिमिटेशन और 10 year का जो यहाँ पर टाइम दिया गया है, अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टेट गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी एक्टिंग कर सकती है, और जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकते हैं। थर्ड, द पावर ऑफ वार्ड डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर लोकल गवर्नमेंट मस्ट बी वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन। वार्ड डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन की जो रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर लोकल गवर्नमेंट के लिए रिजर्वेशन के लिए जो सीट्स अलॉट की गई हैं और वार्ड डिलिमिटेशन की जो पावर है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी जानी चाहिए। फर्दर, द स्टेट इलेक्शन कमीशन मस्ट बी एंट्रस्टेड विद रिजर्वेशन टू द पोजीशन ऑफ मेयर, प्रेसिडेंट, डिप्टी मेयर,
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट से वंस इन 10 years वेयर एप्लीकेबल। मेयर, प्रेसिडेंट, डिप्टी मेयर या वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए जो रिजर्वेशन की पावर है वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी जानी चाहिए। इलेक्शंस टू these positions are delayed inordinately after local elections as state government failed to publish the reservation roster to these position on time। क्योंकि रिजर्वेशन सीट पर गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है कि वो एक पब्लिश करती है इसके रिगार्डिंग अपना जो रिजर्वेशन रोस्टर है उसको पब्लिश करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और स्टेट गवर्नमेंट टाइमली ये रिजर्वेशन रोस्टर पब्लिश नहीं करती है, जिसकी वजह से इस पोजीशन पर जो इलेक्शन है वो डिले हो जाते हैं। Finally, malpractices by presiding officer appointed by this state government have also emerged. An example is the election of the mayor in the Chandigarh Municipal Corporation Council in 2024। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन का एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल इन 2024 में जो एक इंसिडेंट हमने देखा, चंडीगढ़ मेयर जो हेरा फेरी करता हुआ देखा गया था, तो ये जो पावर है मेयर को अपॉइंट करने का या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने की पावर है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे दी जानी चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन therefore should possibly be entrusted with the election of mayors, president, chairpersons and standing committee। मेयर, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन एंड स्टैंडिंग कमेटीज को अपॉइंट करने की पावर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को दी जानी चाहिए। Why the union government banned 156 irrational fixed dose combinations? The Union Health Ministry has recently banned 156 irrational fixed dose combinations medicines, which includes antibiotic, painkillers and multivitamins। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली 156 इरेशनल फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस मेडिसिन को भी बैन किया है। इन मेडिसिन में कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं एंड मल्टीविटामिन्स इंक्लूड है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस आर मेडिसिन दैट हैव 2 or more एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन अ सिंगल पिल, कैप्सूल और शॉट। फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस वो मेडिसिन होती हैं जिनमें सिंगल पिल, कैप्सूल और शॉट के अंदर 2 or more than 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। As per a gazette notice issued under Section 26A of the Drugs and Cosmetic Act 1940, the ministry said that the production, marketing and distribution of these drugs are now prohibited due to their associated health risk। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इन जो बैन की गई 156 मेडिसिन है इनका प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड कर दिया गया है क्योंकि इससे हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड है। विच FDCs आर ऑन द लिस्ट? मेफेनेमिक एसिड प्लस पैरासीटामोल इंजेक्शन, सेट्रेजन HCl प्लस पैरासीटामोल प्लस फाइनोलेप्रिन HCl, लेवोसिडरेजन प्लस फाइनोलेप्रिन HCl प्लस पैरासीटामोल, पैरासीटामोल प्लस क्लोरोफेनेमाइन मैलिट प्लस फेनाइल प्रोपेनोलेमाइन एंड कैमिलोफिन डिहाइड्रोक्लोराइड 25 mg प्लस पैरासीटामोल 300 mg आर सम ऑफ द FDCs ऑन लिस्ट। ये वो टैबलेट मेडिसिन हैं जो बैन कर दिए हैं। वाई दीज आर बैन, बैन क्यों किया गया है? इरेशनल कॉम्बिनेशन ड्रग्स कैन पोज सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क, क्योंकि इन मेडिसिन के कुछ हेल्थ रिस्क देखे गए हैं। सिंस दीज मेडिसिन आर बीइंग इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट विदाउट प्रॉपर रिसर्च एंड रैंडोमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल, देयर सेफ्टी डज कम अंडर स्क्रूटिनी। क्योंकि इन मेडिसिन को इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया बट विदाउट प्रॉपर रिसर्च एंड कंट्रोल ट्रायल के इन्हें यहाँ पर विदाउट ट्रायल इन्हें यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो कि हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। द यूज ऑफ FDC ड्रग्स इज लाइकली टू इन्वॉल्व रिस्क टू ह्यूमन बीइंग वेयरएज सेफर अल्टरनेटिव्स टू दिस सेड ड्रग्स आर अवेलेबल। FDC ड्रग्स का यूज ह्यूमन बीइंग के हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है, इसकी जगह हमें अल्टरनेटिव मेडिसिन का यूज करना चाहिए।